हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की सीडीपी की एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर के आई हूँ और ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और जो टॉपिक आपका रहेगा वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रहेगा। वैसे तो एनसीएफ हम 2023 को भी पढ़ते हैं, बट पहले हम 5 को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ 23 वाला भी डिस्कस करूंगी कि उसमें क्या चीज है, बिकॉज क्वेश्चन वहां से आने के आपके चांसेस बन जाते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जो कि आपका सीटेट हो, रीट हो, यूपीटेट हो, एचटेट हो, कोई भी एग्जाम हो आपसे पूछा जाता है। ये जो प्लेलिस्ट में आपने जनरेट कर रही है वो स्पेसिफिकली आपके एचटेट को लेकर के है, सारे लेवल को इंक्लूड करा गया है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी एनसीएफ जो है वो होता क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि एक गाइडलाइंस होती है, एक दिशा निर्देश होता है कि किसके लिए, स्कूलों के लिए, कि स्कूल के अंदर क्या करिकुलम होगा, यानी कि वहां पर क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, उनका सिलेबस वगैरह क्या होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है किस तरीके से लाई जाएगी, कौन कौन सी वहां पर टेक्स्ट बुक लाई जाएगी, ये सारी चीजें बताने का काम करते हैं। इसके अलावा टीचिंग प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं, भाई किस प्रकार से आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका कौन कौन सी पुस्तक लगाई जाएगी, किस तरीके से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये बताने का काम किसका होता है, एनसीएफ का होता है, जो कि 2005 के अंदर जो हमारा आया था उसको हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। किसके तहत आता है ये जो गाइडलाइंस है, ये जो एनसीएफ है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप सभी को यहाँ पर पता ही होगी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसके अलावा हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका हिंदी में रहेगा। मैंने बता दिया है, लिखा नहीं है, आप उस चीज को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। और जब हमारा एनसीएफ 2005 आया था तो जो चेयरमैन थे हमारे इसके एनसीईआरटी के, वो कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जो है उस वक्त क्या थे, चेयरमैन थे। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो ये चीजें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जब 2005 में ये जो एनसीएफ आया था तब कौन थे, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। दूसरी चीज क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किस पर बेस्ड है, तो ध्यान में रखिएगा। हमने एनईपी पढ़ा, इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है, तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि तीन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो आई थी। सबसे पहले 68 आया था, फिर 86 आया था, ध्यान में है। तो ये आपका जो डिपेंड करता है, जिसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहा जाता है, 1986 पर डिपेंड करता है, जिसको बाद में रिवाइज किया गया था। ठीक है, जिसको संशोधित किया गया था 1992 में। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना कि भाई किसको रिवाइज किया गया था, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 86, उसको रिवाइज किया गया था 1992 में। और 1993 में एक रिपोर्ट आई थी, क्या आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट का क्या नाम दिया गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट, एक सेकेंड, विदाउट लिखना भूल गई। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा कि शिक्षा बिना बोझ के, इस रिपोर्ट का नाम था। और यही जो रिपोर्ट है इसी के बेस पर आपका एनसीएफ जो उसको लाया गया था। और फॉर्मूला भी आपका यही, अगर आपसे कोई पूछे एनसीएफ का फॉर्मूला क्या है, किसके ऊपर सारी चीजें आपकी टिकी हुई है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, किस तरीके से बच्चों के ऊपर जो बर्डन आ गया शिक्षा का उसको कम किया जाए। ठीक है, तो रिपोर्ट का क्या नाम था, लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 में ये रिपोर्ट आपकी आई थी, इसके ऊपर आपका पूरा एनसीएफ 2005 है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इतनी चीजें आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, स्पेस कम है इसलिए मैं मिटाती रहूंगी, साथ साथ रब करती रहूंगी, और आप चीजों को प्लीज लिखते रहिएगा। जिसने नोट्स लिए उनको ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने एनसीएफ हमारे अभी तक जो है वो आ चुके हैं, कितने एनसीएफ आ चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो हमारे एनसीएफ आए थे, सबसे पहला जो हमारा आया था वो 1975 में आया था, उसके बाद आया 1988 में, फिर आया 2000 में। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर का एनसीएफ है 2005, ये। ठीक है, फोर्थ नंबर का एनसीएफ है अभी तक का नेशनल करिकुलम फ्रेम। अगर आपसे पूछा जाए कितने नंबर का, तो आप बताएंगे फोर्थ नंबर का है। ओके जी, ध्यान में रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो 2005 वाला है ये टोटली न्यू एनसीएफ नहीं है, ये इसी को ही थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए इस 2005 को लाया गया, जो 2000 वाला ना इसको अपग्रेड करते हुए लाया गया है। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात करते हैं भाई एनसीएफ तो आ गया, लेकिन एनसीएफ के लाने के पीछे किनका जो है योगदान है ये आपको पता रहना चाहिए है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई कमेटी क्या थी, कौन उनके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, एक समिति आप कह सकते हो, समिति एक बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल।
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका नाम है एनसीएफ 2005 को लाने में, तो प्रोफेसर यशपाल जो है अध्यक्ष थे इस कमेटी के, जिसकी रिपोर्ट आई थी 1993 में, लर्निंग विदाउट बर्डन। वो किन्होंने पास करी थी? इन्होंने ही पास करी थी, ठीक है। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो ध्यान में रखिएगा, जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 35 थे। कितने मेंबर्स थे टोटल? 35 मेंबर्स थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देती हूँ इस चीज को, ताकि आपको और अच्छे तरीके से बता सकूं, और प्लीज साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। स्पेस की कमी है, छोटा बोर्ड है ये। तो ध्यान में रखिएगा कि मेंबर कितने थे? 35 थे, ठीक है, 35 इंक्लूडिंग प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। 34 अलग मेंबर थे और एक जो हमारा अध्यक्ष हो गया प्रोफेसर यशपाल। इसके अलावा इसमें से जो 3 मेंबर थे वो किसके थे? एनसीईआरटी के थे। एनसीईआरटी के 3 मेंबर्स थे इनमें से। आपसे कई बार पूछा जाता है कि फोकस ग्रुप कितने थे? फोकस ग्रुप, तो आप बस इतना ध्यान में रखो, फोकस ग्रुप थे 21 फोकस ग्रुप थे, बस इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं घुस रहा इस चीज में, ठीक है। तो मेंबर 35 थे, ठीक है। उसके अलावा जो फोकस ग्रुप है वो कितना है भाई? 21 यहाँ पर हमारा फोकस ग्रुप है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? ये थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी थी, जो डाटा था आपको ध्यान में रखना है इस डाटा को। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया कि रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग विदाउट बर्डन है। तो अगर आपसे पूछे एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले नाराज मत हुआ करो भाई, मैं सारी चीजें बोलती भी हूँ और मैं सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लिखने की भी कोशिश करती हूँ। तो शिक्षा बिना बोझ आपका क्या है? फॉर्मूला आप कह लो, या फिर इसी के ऊपर ही सारी चीजें आपकी टिकी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है यहाँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी ना, आपको एज इट इज ऑप्शन में देखने को मिलेगी, और इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है? ऑप्शंस को फिर एलिमिनेट करना है चीजों को, ठीक है। तो कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ, यानी कि आपका जो सीखना है, आपका जो लर्निंग हो रही है, उसको आप अपनी वास्तविक जीवन से कनेक्ट करते हुए सीखे। ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है? टू मिनिमाइज द डिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज, जो आपकी लाइफ है, जो आपकी जिंदगी है, और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इसके बीच में जो दूरी है, ये जो खाई है, इसको कम करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? एनसीएफ 2005 के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी में भी मैंने अच्छे से लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे पूछे तो आप इन चीज को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आप बताते हैं किस पर बेस्ड है ये। तो आपके साथ ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पहले जो हमारे कुछ टॉपिक्स हुए उसके अंदर भी डिस्कस किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, आप सभी को पता है क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी एनसीएफ की बात आए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर डिपेंड करता है। रचनावाद कौन से वाला? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक या फिर संज्ञान रचनावाद, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, सामाजिक रचनावाद। और जब भी सोशल की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, जो कि किनका है? वाइगोत्स्की का, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही सोसाइटी की बात करते हैं। और जब भी कॉग्निटिव की बात आती है तो किनका नाम ध्यान में रखना है? ब्रूनर का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किनके कंस्ट्रक्टिविज्म पर डिपेंड है, तो ब्रूनर के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पर, और वाइगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर आपका जो एनसीएफ है वो डिपेंड करता है। इससे पहले जो आपके एनसीएफ आए है ना, 75 वाला, 88 वाला और 2000 वाला, वो सभी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पर डिपेंड करते थे, लेकिन ये वाला किस पर करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर, जो कि आप सभी को पता है। इसका मतलब क्या है? कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ी फैक्चुअल है जो आपसे पूछी जाती है, कि एक ऐसे है, किसका ऐसे है? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ, हिंदी में लिख देती हूं, रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे है, ठीक है, यानी कि एक निबंध है। और इस निबंध का क्या नाम है यहाँ पर? सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये थोड़े ध्यान में रख लेना, ठीक है, यानी कि सभ्यता एवं प्रगति। ये एक निबंध है जो किनका है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर का है। पूछा जाता है आपसे किनके निबंध पर डिपेंड करता है, निबंध का नाम क्या है? तो सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति, और इनका ही निबंध है जिसके ऊपर आपका जो एनसीएफ है 2005 वो आपका टोटली क्या करता है? रिलेट करता है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, पूरी चीजें बताइए पहले तो कि एनसीएफ होता क्या है, क्या मतलब है, किसके द्वारा लाया जाता है, फुल फॉर्म इसकी बात कर ली। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। 1993 में आपकी ये जो समिति है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में, जिस पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो मैंने पहले ही बताया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। उसमें आपके 35 मेंबर होते थे, जिसमें 3 मेंबर हमारे एनसीईआरटी के होते थे, और 35 में इंक्लूडिंग प्रोफेसर यशपाल भी। ऐसा नहीं कि इनके अलावा प्रोफेसर यशपाल का एक अलग जगह है। ओके, फोकस ग्रुप यहाँ पर 21 हो जाएंगे। फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीजें भाई चाहे रट लो चाहे याद कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बहुत जरूरी है।
अब बात करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स की बात करता है एनसीएफ, कुछ सिद्धांतों की बात करता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, कितने प्रिंसिपल्स की बात करता है? 5 प्रिंसिपल्स की बात करता है, ठीक है, ध्यान में रखना आप सभी को। चलिए, पहला जो प्रिंसिपल बात करता है, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग। ओके, हमने एनईपी में भी पढ़ा था भाई, रोट लर्निंग जब भी देखेंगे वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं हो सकता, और पहले चीजें रटने वाली होती थी। अभी क्या बात किया जा रहा है कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पर बनना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट को समझे, रटे ना उस चीज को। तो किससे शिफ्ट की बात करता है? फ्रॉम रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि आप अच्छे से चीजों को समझे, अपनी समझ बनाए चीजों पर। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है। दूसरा कहता है प्रिंसिपल, कनेक्ट नॉलेज आउटसाइड द स्कूल, यानी कि स्कूल से बाहर भी आप अपने ज्ञान को कनेक्ट करें, सिर्फ आप टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रहे, स्कूल के अंदर जो आपको टीचर्स ने पढ़ा दिया वहीं तक सीमित नहीं रहे, आप बाहरी चीजों से भी अपने ज्ञान को कनेक्ट करते हुए चले, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। उसके बाद आता है मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, न जाने कितनी बार ऑप्शन में आपको ये दिखाई देता है कि एग्जामिनेशन को कैसा बनाने की बात करता है एनसीएफ, तो ध्यान में रखिएगा, लचीला बनाने की बात करता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? लचीला, ठीक है, यानी कि जो आपका एग्जाम है, जो परीक्षा है, उसको लचीला बनाने की बात। पहले जो होता था सारी चीजें रिजिड होती थी, कठोर रूप में होती थी, बच्चों के लिए सही नहीं होती थी वह सारी चीजें, लेकिन अभी कह रहा है कि इसको फ्लेक्सिबल बनाओ ताकि बच्चे के लिए स्मूथ हो सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से परे, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, जो आपका करिकुलम है उसको एनरिच करने की बात करता है, ठीक है, जो करिकुलम है, एनरिच द करिकुलम, आपको ऐसे लिखा मिलेगा ये, ठीक है, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है इसको समृद्ध बनाने की बात करता है, ठीक है, समृद्ध बनाने की बात करता है, ताकि जो आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो लर्निंग है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रह जाए, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ठीक है, किताबों से बाहर भी आप चीजों को कनेक्ट करते हुए, जैसे हमने कहा ना कि आउटसाइड द लाइफ, रियल लाइफ से कनेक्ट करें चीजों को, वो चीजें यहां पर आपकी रखी गई है। तो अगर आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक दे, बहुत ही अच्छी लाइन है, एनरिच द करिकुलम दे, बहुत ही अच्छी लाइन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है, लोकतांत्रिक मूल्य, बच्चों के अंदर आपको मूल्य विकसित करने हैं, उनका एक ऐसा पर्सपेक्टिव आपको डेवलप करना है कि वो समाज के अंदर चीजों को देखे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आपको एक नाम यहां पर लिखा दिखाई देगा, यहां पर क्या लिखा देगी? ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, ओवरराइडिंग आइडेंटिटी को फॉर्म करना, ठीक है, यानी कि अभिभावी है या अधिभावी, ठीक है, अधिभावी पहचान की बात करता है। ओके, मतलब क्या है इस चीज का? भाई एक ऐसी पहचान बनाना बच्चे की, एक ऐसा लाइक वैल्यूज बच्चे का यहाँ पर डेवलप करना कि वो हर तरीके से सोच सके। भाई समाज के अंदर कह लो या फिर देश के अंदर कोई ऐसा इशू चल रहा है, कोई ऐसा कंसर्न चल रहा है कि बच्चा उस चीज के बारे में सोचे, वो सिर्फ यही तक ना रहे कि भाई मेरी चीजें सही चल रही है, मैं क्यों सोचूं उस चीज के बारे में। तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बच्चे को उस तरीके से तैयार करना है कि कोई भी इशू चल रहा है, कुछ भी चीजें अगर चल रही है तो वो एक बारी जरूर सोचे, सोचने को मजबूर हो कि मैं किस तरीके से अपना योगदान समाज में, देश के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप करना, ये क्या है? इसका प्रिंसिपल है एनसीएफ का। क्लियर हुआ जो चीजें? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। उसके बाद जो पूरा एनसीएफ है आपका, काफी पेजेस का आपको देखने को मिल जाता है, 5 चैप्टर्स में आपका बटा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल भी आपके 5 थे और चैप्टर्स भी कितने हैं? 5 चैप्टर्स है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में आपको कंप्लीटली क्या क्या चीजें बताई गई है वो मैं आपको बता देती हूँ, इतना डिटेल में हमने जाना नहीं है, बस आप एक बार देख लो। सबसे पहला चैप्टर है क्या? पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य की बात करी गई है। इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता। ओके, गुणवत्ता हो भाई शिक्षा में, समानता हो, गुणवत्ता हो शिक्षा के अंदर। और साथ ही जो फॉर्मूला हमने बताया लर्निंग विदाउट बर्डन, ये सारा किसके तहत बताया गया? इस पहले चैप्टर में इस सारी चीजों का जिक्र है, डिस्कशन है। ओके, दूसरा चैप्टर क्या कहता है? लर्निंग एंड नॉलेज यानी कि सीखना और ज्ञान। इसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी जाती है, मैं ये पूरा ही यहां से रब कर रही हूं, ठीक है। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी जाती है। जब भी लर्निंग और नॉलेज आपका आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का, ठीक है। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आप या तो ये लगा लो कि भाई कॉग्निटिव भी बच्चा डेवलप हो जाए, सोशल, इमोशनल, बच्चा मैच्योर हो अच्छे से, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, ठीक है, इमोशनल तरीके से बच्चा डेवलप हो। या आप ब्लूम टेक्सोनोमी हम पढ़ के आए हैं जिसके अंदर क्या बात करते हैं? कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन,
और एक हमारा अफेक्टिव डोमेन था। ठीक है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट इन तीनों तरीके से हो, भाई शारीरिक रूप से भी, ठीक है, जो बच्चे की मसल्स वगैरह वो भी अच्छे से काम करे, भावनात्मक रूप से भी बच्चा पूरी तरीके से स्ट्रोंग हो, और दिमागी रूप से भी सारी चीजें उसकी क्या हो। तो ये क्या बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप कह सकते हो सर्वांगीण विकास। बार बार कहती हूँ कि ये जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, समग्र विकास। तो इन चीजों का डिस्कशन कहाँ है, यहाँ पर लर्निंग एंड नॉलेज के अंदर है, ये बताया गया आपको सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर आ जाता है। थर्ड चैप्टर जो है वो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें पाठ्यक्रम क्षेत्र, करिकुलर एरियाज की बात करी गई है, स्कूल स्टेजेस और असेसमेंट यानी कि आंकलन की बात करी गई है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जो क्षेत्र है इसके अगर बात करें तो जो भी आप सारी चीजें लाइक सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो ना, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका एसएसटी हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ओके, जो आपके करिकुलर एरियाज, भाई हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या आपको बच्चे को क्या क्या अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जानी, मैथ पढ़ रहा है तो उसको मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छे से आ जाए, फैक्ट के बारे में जो डेटा है वो साइंस के अंदर उस बच्चे को अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है, वो सारी चीजों को समझने लग जाए। तो ये सारा जिक्र आपका किसमें किया गया है, थर्ड वाले चैप्टर में किया गया है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इन्होंने डिस्कस करी है वो क्या करी है, यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की बात करी है, वर्क एंड एजुकेशन की बात करी है, आर्ट एजुकेशन की बात करी है इन्होंने, ठीक है, इस पे महत्वपूर्ण मतलब जोर डाला इन्होंने, साथ ही पीस की बात करी है, ठीक है, पीस का मतलब शांति होता है, ये आपकी कला शिक्षा हो गई है, ठीक है, ये आपका काम और शिक्षा हो गया, भाई वर्क का मतलब क्या, कार्य शिक्षा, ठीक है, कार्य एवं शिक्षा, और ये आपका क्या हो गया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 3, यानी कि बच्चे को हर चीज से रिलेटेड जानकारी हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका पीस का क्या सेंस है, भाई बच्चों को लाइक ऐसी मोरालिटी में आप बच्चे को डालिए, बच्चे के अंदर ऐसे मोरल वैल्यूज डालिए कि वो डेवलप हो सके अच्छे तरीके से, वो शांति का मतलब समझ पाए, ठीक है, भाई बड़ा होकर के इधर उधर के काम करने से करे, इससे पहले उसके दिमाग में चीजें डाली जाए कि आप किस तरीके से आप शांति पूर्वक चीजों को कर सकते हो, ऐसा पाठ बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो जितने भी आपके करिकुलर एरियाज आ जाते हैं उसके साथ साथ आपको इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया, थोड़ा ध्यान में रख लेना। ओके, उसके बाद असेसमेंट की बात करी गई है, भाई आपका जो आंकलन है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन आपका फ्लेक्सिबल हो सारी तरीके से, वो सब आपका चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट। ये तो पता ही होगा सभी को कि कक्षा और क्लास का वातावरण की बात करी गई है, भाई स्कूल के अंदर आपका कैसा माहौल होना चाहिए है, ठीक है, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए सारी चीजें, बच्चा सेंटर में होना चाहिए है, ठीक है, वो सारी चीजें आपका चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। एंड 5th में कहा गया सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स यानी कि व्यवस्थागत सुधार। अब ये आप सभी को पता है कि अगर कोई भी कमी लग रही है, अगर कोई भी चीज हम अप्लाई करते हैं स्कूल्स के अंदर, तो उसमें कुछ अगर कमियां निकल रही है तो उसमें सुधार करने का काम किस चैप्टर के तहत किया गया, 5 चैप्टर की। कोई भी कमी आएगी सबसे पहले उसको हम डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, ठीक है, उसको फिर हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रिमीडियल यानी कि उसको फिर सुधारने का काम करेंगे, ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर 5 में कहा गया है। डन, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब एक छोटी सी चीज आपके साथ मुझे और डिस्कस करनी है, भाई जो एनईपी 2020 आपका आया है ना, वो 4 प्रकार के एनसीएफ की बात करता है, ठीक है, एनईपी 2020 4 प्रकार के एनसीएफ की बात करता है। चलिए, एनसीएफ एससी, एनसीएफ ईसीसीई, एनसीएफ टीए और एनसीएफ ए, ठीक है। तो एनसीएफ का मतलब तो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो तो सब में ही आ जाएगा। एससी का मतलब होता है स्कूल एजुकेशन, अब स्कूल के अंदर जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना उनकी एजुकेशन की बात करता है, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीजें वो हमारा एससी ही है, ठीक है। तो एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, ओके, स्टूडेंट एजुकेशन आ जाए तो नहीं टिक करना है, स्कूल एजुकेशन, ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ईसीसी क्या है, जो हमने एनईबी में पढ़ा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी आपका
लागू कर दिया गया है और इसका एनसीएफ भी आपका रिलीज किया जा चुका है। ठीक है, ये जो एनसीएफ ईसीसी है वो कब आया भाई? अक्टूबर 2022 में आया है। ठीक है, और ये हम 2005 वाला पढ़ ही रहे हैं, 2023 वाला भी पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कुछ दिन बाद नहीं, अगली क्लास उसकी होगी। तो अक्टूबर 2022 में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका रिलीज किया गया है, और ये आपका है टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन। इसके बाद आपका ये क्या है? ये है आपका अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, ये आप थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखेंगे। ये 4 प्रकार के एनसीएफ की बात कौन कर रहा है? एनईपी करता है 4 प्रकार के एनसीएफ की बात, जिसमें एससी, जो आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वही एनसीएफ एससी क्या होता है? तो स्कूल एजुकेशन होता है, जो हम पढ़ रहे हैं। ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि कहीं ना कहीं बात करता है, जो हमने एनईपी के अंदर जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी है ना, जिसमें हमारा जो 5वां स्टेज है, जो हमारा 2 पार्ट्स में आपका बटा हुआ है, वो आपका किसके तहत आता है? ईसीसी के तहत आता है। ठीक है, जिसमें हम 3 से 8 साल तक के बच्चे की शिक्षा की बात करते हैं। ये टीचर के लिए और ये आपका अडल्ट एजुकेशन है। ठीक है, इनके बारे में इतनी चीजें नहीं है, लेकिन आपको ये और ये यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपने सारी चीजें लिख भी ली होगी। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और रात को 9 बजे हम प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर रखते हैं, और आज एनसीएफ 2005 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रात को 9 बजे लाइव। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े, ताकि आपको कंसेप्ट की और भी ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पर हो सके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।